नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। स्वागत है हमारी खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट में। आज हम सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर को लेकर मचे सियासी संग्राम को लेकर। दरअसल प्रोटेम स्पीकर बीजेपी सांसद भर्तृहरि महताब को बनाया गया है और प्रोटेम स्पीकर एक अस्थायी स्पीकर जरूर होता है, लेकिन भर्तृहरि महताब के नाम पर विवाद छिड़ा हुआ है। कांग्रेस ने महताब को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने को लेकर संसदीय मानदंडों का उल्लंघन इसे बताया है। वहीं आगे बात करेंगे नीट और नेट की परीक्षा लीक होने के बाद छात्र से लेकर नेता सड़क पर उतर आए हैं और इसी बीच यूपी की योगी सरकार परीक्षा लीक मामले में एक्शन मोड में नजर आ रही है। दरअसल योगी सरकार एक नया कानून लाने की फिराक में है और यूपी में पेपर लीक रोकने और सॉल्वर गैंग पर लगाम लगाने के लिए कड़ा कानून काम करेगा। एक नए कानून में सरकार की ओर से भारी जुर्माना, बुलडोजर कार्रवाई, जेल तक की सजा का प्रावधान रखा जाएगा और साफ पानी स्वस्थ जीवन के लिए बहुत जरूरी होता है। आगे इसका भी जिक्र करेंगे। सरकारें और स्थानीय प्रशासन दावे तो बड़े बड़े करता है, लेकिन देश के तमाम इलाके ऐसे हैं जहां इन दावों की पोल खुल जाती है और ऐसा ही इलाका है राजस्थान का अनूपगढ़ जिला। अनूपगढ़ के तकरीबन 4 गांव में रहने वाले करीब 500 परिवार साफ पानी पीने को मजबूर हैं, यानी कि साफ पानी पीने के लिए नहीं मिल पा रहा है। साथ ही चलते चलते दिखाएंगे कि जानलेवा गर्मी के बाद जनमानस को सुकून पहुंचाने वाली मॉनसून से जुड़ी खुशखबरी। स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से राजनीति गर्मा गई है। अब मुद्दा है प्रोटेम स्पीकर के पद को लेकर। प्रोटेम स्पीकर बीजेपी सांसद भर्तृहरि महताब को बनाया गया है। दरअसल प्रोटेम स्पीकर एक अस्थायी स्पीकर होता है। बहरहाल भर्तृहरि महताब के नाम पर विवाद हो गया है और कांग्रेस ने महताब को प्रोटेम स्पीकर बनाने को लेकर संसदीय मानदंडों का उल्लंघन बताया है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। प्रोटेम स्पीकर पर सियासी बवाल, संसदीय प्रक्रियाओं की अनदेखी के लगे आरोप। कांग्रेस ने भर्तृहरि महताब के चयन पर उठाए सवाल। संसदीय मापदंडों को नष्ट करने का बताया प्रयास। जैसे ही संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भर्तृहरि महताब के नाम का ऐलान किया, वैसे ही कांग्रेस ने विरोध शुरू कर दिया। कांग्रेस का कहना है कि उनकी पार्टी के 8 बार के सांसद कोडिकुनिल सुरेश सबसे वरिष्ठ सांसद हैं। ऐसे में उन्हें लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाना चाहिए, जबकि महताब 7 बार के ही अध्यक्ष हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि वरिष्ठता की अनदेखी कर भाजपा ने संसदीय मापदंडों को खत्म करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम नरेश ने कहा कि परंपरा के अनुसार जिस सांसद ने संसद में अधिकतम कार्यकाल पूरा किया है, उसे प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाना चाहिए। बिल्कुल संसदीय परंपरा के खिलाफ है। देखिए परंपरा क्या है, ट्रेडिशन कन्वेंशन क्या कहता है कि सबसे वरिष्ठ सांसद को स्पीकर प्रोटेम नियुक्त किया जाता है। और ये स्पीकर प्रोटेम है क्या, 2 दिन के लिए है, शपथ ग्रहण समारोह के लिए है। 26 तारीख को तो नया स्पीकर का चुनाव होने वाला है, 24 और 25 को सारे सांसद शपथ लेंगे और उसकी अध्यक्षता स्पीकर प्रोटेम करेंगे। परंपरा के अनुसार सबसे वरिष्ठ सांसद नियुक्त किए जाते हैं। 18वीं लोकसभा में 2 ऐसे सांसद हैं जिनका 8 टर्म हो चुका होगा। एक तो कोडिकुनिल सुरेश हैं कांग्रेस के, जो ये 8वां टर्म है, और दूसरा वीरेंद्र कुमार जी, जिनका भी 8वां टर्म है। वीरेंद्र कुमार जी मंत्री बन गए हैं, मंत्रिमंडल में वो सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं। और पिछले लोकसभा में पिछले स्पीकर प्रोटेम वही थे। 2019 में वीरेंद्र कुमार जी ही स्पीकर प्रोटेम थे और 2014 में कमलनाथ जी थे स्पीकर प्रोटेम कांग्रेस के। इस बार देखिए कोडिकुनिल सुरेश का टर्न बनता है, उनकी बारी आती है। 8 टर्म है, 8वां टर्म है, पर उनको नहीं नियुक्त किया जाता है। और भर्तृहरि महताब को, जिसका 7वां टर्म है, 6 टर्म उनका बीजेडी का है और अभी 7वां टर्म बीजेपी का है, उनको नियुक्त किया जाता है। तो इसके मुझे समझ में नहीं आता है, पर मेरे मन में 2 विचार हैं। एक तो यह है कि ये टकराव की राजनीति है, ये बुलडोजर की राजनीति की मानसिकता से ये हटे नहीं है। पहले दिन से ही टक्कर लेना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि हम हुकूमत में हैं, हम चलाएंगे। हालांकि जनादेश प्रधानमंत्री के खिलाफ है,
व्यक्तिगत उनकी हार हुई है, नैतिक हार हुई है, राजनीतिक हार हुई है। अभी वो श्री 400 नहीं है, वो श्री 240 है, 1/3 प्रधानमंत्री हैं, पर बुलडोजर की राजनीति है, बुलडोजर की मानसिकता है। तो जो मैं कहूंगा वही सही। कौन है भर्तृहरि मेहताब? 8 सितंबर 1957 को ओडिशा के भद्रक में भर्तृहरि मेहताब का जन्म उड़ीसा के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर एच मेहताब के बेटे हैं मेहताब। मेहताब नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली पार्टी बीजू जनता दल के संस्थापक सदस्य हैं। कभी वह नवीन पटनायक के बेहद खास हुआ करते थे। मेहताब 6 बार बीजेडी के टिकट पर लोकसभा पहुंचे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले भर्तृहरि मेहताब बीजेडी छोड़कर भाजपा की सदस्यता ली। वह भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। प्रोटेम स्पीकर के कार्य व चयन प्रक्रिया। अस्थायी अध्यक्ष 18वीं लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। अध्यक्ष के चुनाव तक निचले सदन की अध्यक्षता करेंगे। 1956 में नहीं थी वरिष्ठतम सदस्य की कोई अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त करने की परंपरा। तब सरदार हुकुम सिंह को इस पद पर नियुक्त किया गया था। 1977 में डीएन तिवारी को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया। अठारहवीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होगा। नवनिर्वाचित सदस्य 24-25 जून को शपथ लेंगे। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव 26 जून को होना है। कौन होता है प्रोटेम स्पीकर? आपको बता दें कि लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होने के नाते स्पीकर की लोकसभा के संचालन में अहम भूमिका होती है। स्पीकर का चुनाव बहुमत के आधार पर होता है, लेकिन जब तक स्पीकर का चुनाव नहीं होता है तब तक लोकसभा की अहम जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए प्रोटेम स्पीकर को चुना जाता है। यही वजह है कि प्रोटेम स्पीकर को अस्थायी स्पीकर भी कहते हैं। संविधान में प्रोटेम स्पीकर के पद का जिक्र नहीं है, लेकिन संसदीय मामलों के मंत्रालय की नियमावली में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति और शपथ का जिक्र है। राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा के 3 अन्य निर्वाचित सदस्यों को भी सांसदों के समक्ष शपथ लेने के लिए नियुक्त किया जाता है। सदन की सदस्यता के वर्षों की संख्या में संदर्भ में सबसे वरिष्ठतम सदस्य को आमतौर पर इस उद्देश्य के लिए चुना जाता है। हालांकि अपवाद भी हो सकता है। जैसे ही नई सरकार का गठन होता है तो उसके बाद सरकार का विधायी विभाग लोकसभा के वरिष्ठ सांसदों की लिस्ट तैयार करता है। इस लिस्ट को संसदीय मामलों के मंत्री या प्रधानमंत्री को भेजा जाता है। प्रधानमंत्री की मंजूरी के बाद प्रोटेम स्पीकर को 3 अन्य सांसदों के नाम संसदीय मामलों के मंत्री राष्ट्रपति के वहां से मंजूरी मिलने के बाद नामों का ऐलान किया जाता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और आगे नीट और नेट परीक्षा को लेकर परीक्षा लीक होने के बाद छात्र से लेकर नेता सड़क पर उतर आए हैं और इस बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार परीक्षा लीक मामले में नया कानून लाने जा रही है। पेपर लीक रोकने और सॉल्वर गैंग पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार बड़ा कानून लाएगी। नए कानून में सरकार की ओर से भारी जुर्माना, बुलडोजर की कार्रवाई, जेल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। देखिए ये पूरी कहानी रिपोर्ट की जुबानी। पेपर लीक पर सख्त एक्शन मोड में योगी। गड़बड़ियों पर लगाम के लिए परीक्षा केंद्रों के निर्धारण में बरती जाएगी सावधानी। सीएम के आदेश पर जारी की गई नई नीति, दायरा तय। प्रश्न पत्रों की छपाई और एजेंसी चयन को लेकर भी सख्त नियम। परीक्षा केंद्रों पर शिक्षक और अभ्यर्थियों को लेकर दिशा निर्देश जारी। रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर की परिधि के दायरे में होंगे परीक्षा केंद्र। परीक्षा केंद्रों को 3 साल परीक्षा कराने का अनुभव जरूरी। डीएम की अध्यक्षता में समिति बनाकर परीक्षा केंद्रों का चुनाव।
परीक्षार्थी की सख्त जांच व परीक्षा केंद्रों पर नियुक्त होने वाले शिक्षकों के चयन में बरती जाएगी सतर्कता। सरकार हम लोगों का दर्द नहीं समझती, कीड़े मकोड़े हैं क्या हम लोग कि कोई भी आएगा रैंक पे चला जाएगा। नीट के बाद नेट की परीक्षा में गड़बड़ी ने छात्रों के भविष्य पर संकट खड़ा कर दिया है, तो वहीं एनटीए पर सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि 18 जून को हुई नेट की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। जगह जगह अभ्यर्थियों का प्रदर्शन और हंगामा जारी है। इससे पहले यूपी पुलिस का पेपर लीक होने पर परीक्षा रद्द की जा चुकी है। इस पूरे माहौल को देखते हुए यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार कड़े फैसले लिए हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षाओं को लेकर अब योगी सरकार सख्त एक्शन मोड में है। भर्ती परीक्षाओं के दौरान पेपर लीक मामलों ने योगी सरकार की छवि पर सवाल खड़ा किया है। सरकार ने परीक्षा केंद्रों के गठन को लेकर बड़े आदेश जारी किए हैं। यूपी में आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्र अब रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर की परिधि के दायरे में ही होंगे। पहले ही सीएम योगी ने परीक्षा केंद्रों के निर्धारण को लेकर दिशा निर्देश जारी किए थे। अब स्टेशन से 10 किलोमीटर की परिधि में परीक्षा केंद्रों के बनाए जाने से वहां की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। ऐसे में माना जा रहा है कि परीक्षा के दिन इन केंद्रों तक प्रश्न पत्र आसानी से पहुंचाया जा सकेगा। पहले दूरस्थ इलाकों में परीक्षा केंद्र बनाए जाने से पहले ही प्रश्न पत्र भेजना होता था। इसमें प्रश्न पत्र लीक होने की संभावना अधिक रहती थी। इस प्रकार की स्थिति को देखते हुए अब परीक्षा केंद्रों के निर्धारण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार के निर्देश पर नई नीति जारी। सीएम योगी के निर्देश पर पेपर लीक जैसी स्थिति पर लगाम लगाने और परीक्षाओं में धांधली खत्म करने के लिए नई नीति जारी कर दी गई है। परीक्षा केंद्रों को बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और जिला कोषागार से 10 किलोमीटर के भीतर रखना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों को 3 साल परीक्षा करने का अनुभव होना जरूरी कर दिया गया है। शहर की आबादी के भीतर परीक्षा केंद्र रहना अनिवार्य किया गया है। साथ ही वहां जाने के लिए सड़क के साथ यातायात साधन की व्यवस्था होना जरूरी की गई है। परीक्षा केंद्रों के भवन में बाउंड्री वॉल, पेयजल, शौचालय के साथ ही बिजली और जनरेटर की व्यवस्था भी अनिवार्य की गई है। डीएम की अध्यक्षता में समिति करेगी केंद्रों का चयन। आपको बता दें कि परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी चालू अवस्था में होना जरूरी किया गया है। डीएम की अध्यक्षता में समिति बनाकर परीक्षा केंद्रों का चुनाव किया जाएगा। श्रेणी ए में राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय डिग्री कॉलेज, राज्य एवं केंद्र के विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज को रखा गया है। वहीं श्रेणी बी में इस दर्ज के ख्याति प्राप्त सुविधा संपन्न एडेड स्कूलों और कॉलेजों को केंद्र बनाया जाएगा। काली सूची में दर्ज विवादित स्कूल और कॉलेजों को किसी भी स्थिति में परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। परीक्षार्थियों को अपने गृह मंडल के बाहर परीक्षा देने जाना होगा। हालांकि दिव्यांग और महिलाओं के ऊपर ये प्रतिबंध लागू नहीं होगा। एक सेंटर पर 4 लाख से अधिक परीक्षार्थी होने पर 2 चरणों में परीक्षा होगी। यूपी पीसीएस परीक्षा को एक ही पाली में करने की छूट है। रिजल्ट बनाने में धांधली को रोकने के लिए आयोग और बोर्ड में ही ओएमआर शीट की स्कैनिंग कराई जाएगी। नए नियमों के तहत गरजेगा बुलडोजर, लगेगा भारी जुर्माना। परीक्षार्थियों को अपने गृह मंडल के बाहर परीक्षा देने जाना होगा। दिव्यांगों और महिलाओं पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। एक सेंटर पर 4 लाख से अधिक परीक्षार्थी होने पर 2 चरणों में परीक्षा। यूपी पीसीएस परीक्षा को एक ही पाली में करने की छूट है। रिजल्ट बनाने में धांधली को रोकने के लिए आयोग और बोर्ड में ही ओएमआर शीट की स्कैनिंग। परीक्षार्थी की होगी पूरी जांच।
परीक्षा को पलीता लगाने वाले मुन्ना भाइयों पर लगाम लगाने के लिए परीक्षा देने जाने वाले अभ्यर्थियों पर अब कड़ी नजर रखने का निर्णय लिया गया है। परीक्षा के दौरान स्कैन, हस्ताक्षर और फोटो का मिलान किए जाने के बाद ही एग्जाम सेंटर में प्रवेश दिया जाएगा। इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल होगा। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र गृह मंडल से अलग दिए जाएंगे। परीक्षा केंद्रों का आवंटन रैंडम आधार पर होगा। वहीं परीक्षा केंद्रों पर नियुक्त होने वाले शिक्षकों को एग्जाम हॉल का आवंटन अब पहले से नहीं होगा। शिक्षण कार्य में लगने वाले शिक्षकों को परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले बताया जाएगा कि उन्हें किस हॉल में ड्यूटी देनी है। साथ ही परीक्षा केंद्र पर 50% स्टाफ दूसरे संस्थान से तैनात किए जाएंगे। परीक्षा कार्य में लगने वाले शिक्षकों और कर्मियों को कोई भी इलेक्ट्रॉनिक और कैमरा डिवाइस लेकर जाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा की हर पाली के लिए कोषागार से प्रश्न पत्र और आंसर शीट अलग अलग ले जाए जाने का निर्णय लिया गया है। प्रिंटिंग प्रेस के लिए गाइडलाइन। वहीं परीक्षाओं के प्रश्न पत्र छपाई करने वाले प्रिंटिंग प्रेस को लेकर भी गाइडलाइन जारी कर दी गई है। नई नीति में साफ किया गया है कि प्रिंटिंग प्रेस के चुनाव में पूरी गोपनीयता बरती जाएगी। प्रेस में आने और जाने वाले सभी लोगों की जांच होगी। सभी के पास पहचान पत्र जरूरी किया गया है। प्रेस में कैमरा और मोबाइल फोन ले जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। प्रेस के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा होना अनिवार्य किया गया है। उसकी रिकॉर्डिंग को हर साल सुरक्षित रखना होगा। परीक्षा आयोजन कराने वाली एजेंसी के चुनाव में भी पूरी गोपनीयता बरतने का निर्णय लिया गया है। हर परीक्षा के लिए 2 या अधिक सेट में प्रश्न पत्र तैयार कराने का फैसला हुआ है। हर सेट अगले एजेंसी से तैयार कराकर छपवाया जाएगा। परीक्षा से 5 घंटे पहले तय किए जाएंगे कि किस सेट का पेपर परीक्षा में इस्तेमाल होगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बात करते हैं इस अहम खबर की। ये विडंबना है कि गर्मी के इस मौसम में पानी को लेकर शोर मचा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है। राजस्थान में लोग साफ पानी के लिए तरस रहे हैं और ये आलम है जिला अनूपगढ़ का। देखिए ये रिपोर्ट। राजस्थान के अनूपगढ़ जिले में 4 गांवों में रहने वाले करीब 500 परिवार साफ पानी पीने के लिए जूझ रहे हैं। इनमें 89 जीबी गांव भी शामिल हैं। गांव के लोगों को कहना है कि उन्हें अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए या तो पानी की टैंकरों की राह देखनी पड़ती है या फिर मीलों पैदल चलकर पानी लाना पड़ता है। हमारे गांव में पानी नहीं है। थोड़े दिन से पानी आता है, कभी नहर बंद हो जाती है, कभी नहर आती है तो वो थोड़े दिन में पानी कैसे करते हैं? पानी हम घरों में जिनके जमीन है वो बना रखी है डिग्गियां, वो बेचारे पानी देते हैं हमें, फिर हम नहर से लेके आते हैं। हमारे पास पैसे नहीं है, टैंकर लेते हैं। हमारे यहाँ पानी की समस्या तो काफी बहुत पुरानी है कि ना तो पानी यहाँ हमारे पहुँचा है, आज तक ही नहीं पेयजल हमारे सुविधा हुई है। एक डिग्गी है, डिग्गी से पूरे गांव में कम से कम 150 घर है। 150 घर से एक डिग्गी से ही पेयजल जा रहा है। हम मटकों से लाना पड़ता है। किसी घर में अगर कोई टैंकी बना रखी है तो वो वाटर माल भी टैंकर से मंगवा के पानी घर में पूर्ति कर रहे हैं। गांव की 4 घंटे पानी है हमारे, वो हम डिग्गियों में डालते हैं। उसमें कितना पानी हमें 1 महीना चले जा, 15 दिन चले जा, 10 दिन चले। उसके बाद मेरे भाई बहन है, जो मेरे सब है, वो अपने टैंकरों से कोई 1000 रुपया, कोई 500 रुपये से लेके आते थे। 500 का पानी लेके आएंगे, जहाँ आपके बच्चों को पढ़ाएंगे, जहाँ आपके घर में कोई राशन लेके आएंगे। कई गांव वालों को कहना है कि पानी की कमी की वजह से वो जमीन के नीचे मौजूद गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। उनके मुताबिक इससे उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। पानी की समस्या से जैसे साहब मेरी 30 साल उम्र हो गई है, मैंने तो जब से शुरू संभाली हम पानी की व्यवस्था ऐसी देख रहे हैं साहब। हम तो क्या है कि पहले गांव में हेड पंप होते थे, बेचारे सरपंच ने रिपेयर करवा दी, वो कुछ हेड पंप नए लगवा दिए, उससे पानी भरते के नीचे का पानी हमारे कुछ ज़्यादा बढ़िया है नहीं है पीने। उसमें क्या है कि जैसे क्या है लेडीज़ की जैसे हड्डियाँ हमारे जोड़ों में दर्द होने लग जाता है। और बात यह कि डेंगू और मलेरिया हमारे घरों में आम मिलेगा। जैसे आपके घरों में संदूक में पैसे मिलते हैं ना, वैसे हमारे घरों में डेंगू मलेरिया आम होता है।
नवासी जीबी गांव में रहने वाले गुरबख्श सिंह का दावा है कि पानी की किल्लत को दूर करने के लिए स्टोरेज फैसिलिटी बनाने के मकसद से उन्होंने 3 साल पहले प्रशासन को अपनी जमीन दान की थी। उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट पर काम तो शुरू किया गया था, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद बंद कर दिया गया। पानी की भारी किल्लत को देखते हुए मैंने अप्रैल 2022 में जो है जरिए गिफ्ट डीड भूमि जो है पीएचडी डिपार्टमेंट को सौंप दी थी। सौंपने के बाद उन्होंने 5वें महीने में मई में काम शुरू किया था। आज 3 सालों से काम अधूरा है। आप इसके तहत जो वाटर स्टोरेज टैंक बना है, आप इसको देख सकते हैं, जगह जगह दरारें आ गई हैं और फर्श भी नहीं अभी लगा और अधूरा पड़ा है। अधिकारी मानते हैं कि लंबे वक्त से रुके वाटर स्टोरेज फैसिलिटी प्रोजेक्ट को पूरा किया जाना अभी बाकी है। सर, एक 89 जीबी के अंदर वाटर वर्क्स जो बन रहा है, काफी टाइम से वो काम रुका हुआ था, क्या रीजन क्या रहा उसका? काफ़ी टाइम से इसका कार्य बंद था, ठेकेदार है वो चले गया, अब हमने उसको वापस बुलाया है और वापस से काम शुरू करा दिया। बीच में पेमेंट नहीं मिलने की वजह से वो चले गया। 89 जीबी में फर्म द्वारा कार्य चालू किया गया था जब इनका वर्क ऑर्डर हुआ था, लेकिन किसी परिस्थिति की वजह से 1 साल से इन्होंने कार्य बंद कर रखा था। जो मेरे अभी 3 माह पूरा ज्वाइन करने के बाद लगातार फर्म को निर्देशित करने पर कार्य पुनः प्रारंभ कर दिया गया है और फर्म द्वारा लिखित में आश्वासन दिया गया है कि हम 3 माह में कार्य पूर्ण कर देंगे। गांव वालों का कहना है कि फिलहाल चिलचिलाती गर्मी में उन्हें दूर दूर से पानी लाना पड़ेगा और गंदा पानी पीना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास गांव में सही स्टोरेज फैसिलिटी बनने का इंतजार करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। और अब बात स्पेशल रिपोर्ट में गर्मी से राहत की। 25 मई से शुरू हुए नौतपा के बाद अब भीषण गर्मी और उत्तर प्रदेश के लोगों ने झेला है और अब उससे राहत मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। शुक्रवार को दिल्ली एनसीआर सहित राजधानी में बारिश होने से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 22 से 23 जून के बीच मानसून पूर्वांचल के रास्ते यूपी में दस्तक देगा और कई राज्यों में प्रवेश कर जाएगा। देखिए ये रिपोर्ट। लंबे वक्त से तेज गर्मी और लू के थपेड़ों से परेशान उत्तरी और पूर्वी भारत के लोगों को अब थोड़ी राहत मिल सकती है। हालांकि भारत मौसम विभाग का कहना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम में ये बदलाव सिर्फ कुछ वक्त के लिए देखने को मिलेगा। Over western parts of India, the southwesterly western disturbances are bringing in moisture from the Arabian Sea, but this is a transient phenomenon. Within the next 1 or 2 days, the thunderstorm activity will reduce. Temperatures will start rising again over northwest India from 22nd, and we may have heat wave conditions. We may, with low probability, we may have heat wave conditions over दिल्ली फॉर एग्जाम्पल ऑन 23rd, 24th। मौसम विभाग के मुताबिक अब मानसून के आगे बढ़ने के हालात अब बेहतर हैं। मानसून 12 से 18 जून के बीच ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया, जिससे उत्तर भारत में बारिश का इंतजार बढ़ गया है। Currently, as you may have noticed, heat waves have decreased significantly throughout the country. As this is as predicted. In fact, we had expected heat wave to reduce over the country due to 2 reasons. First is the in the eastern side, the eastern arm of the monsoons is activating and it is pushing in moist easterlies, southeasterlies from the Bay of Bengal, because of which temperatures have significantly dropped. भारत में इस साल लोगों को सबसे ज्यादा गर्मी का एहसास हो रहा है। हीट वेव की वजह से देश के कई राज्यों में लाखों तेज गर्मी की चपेट में हैं। लू और गर्मी का शिकार कई लोगों को जान भी गंवानी पड़ी है। मौसम विभाग का कहना है कि देश के लगभग 40% हिस्से में इस साल हर बार के मुकाबले हीट वेव के दिन भी डबल हो गए। जानकार चिलचिलाती गर्मी की वजह क्लाइमेट चेंज और कुदरती तौर पर होने वाले अल नीनो इफेक्ट को मानते हैं। स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।